गुड इवनिंग भाई। देखिए, आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले जो है हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, उसके बाद हमने देखा था इंडस्ट्रीज की क्या हालत थी, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा, जी हाँ, वो है हमारा क्या टॉपिक है? अब हम बात करेंगे किसकी? फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को देखें अगर हम, तो सबसे पहली बात देखिए, इंडिया जो है, इंडिया की हालत कैसी हो गई थी। स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा? फ्री रॉ मटेरियल लिखो। एक्सपोर्टर कैसा? फ्री, ठीक है। मतलब यहाँ से बाहर के देश जो है अपना यूके, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट जो अपने यहाँ थी वो क्या कर रही थी, इंडिया से गुड्स को ले जाती थी फ्री में, ठीक है, एक्सपोर्ट करके, और इंपोर्ट करके लाती थी फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स कौन से होते थे यहाँ पर? मशीन मेड गुड्स, ठीक है, मशीन मेड गुड्स, इनको बनाकर लाते थे वो लोग। तो इस तरह से काम जो है वो चलता था। तो इंडिया से फ्री में रॉ मटेरियल जाता था और वहां से फिनिश गुड्स बन के आता था। अब इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज, ज्यादातर क्या क्या चीजें इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हुआ करती थी रॉ मटेरियल के फॉर्म में। अगर देखो तो रॉ सिल्क जो है, ठीक है, कॉटन, वुल, ठीक है, शुगर, इंडिगो, जूट, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करते। मतलब इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था इन सभी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर इन चीजों को इंडिया बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करता था। इंडिया रिमेन्ड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश कंज्यूमर गुड्स। मतलब हमेशा हमने जो रॉ मटेरियल था हमारे यहाँ से वो तो बाहर चला जाता था, तो हमें जो है बाहर के देशों से बना हुआ माल खरीदना पड़ता था। हमारे यहाँ से फ्री में रॉ मटेरियल जा रहा है और बना हुआ माल हमें खरीदना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल तो सारा यूके चला जाता था, ठीक है। लाइक कॉटन चला जाता, सिल्क, वुलन, वुलन क्लोथ जो है, ठीक है, वो हमें लेने पड़ते थे। कैपिटल गुड्स हमें लेने पड़ते थे कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है, वो एक ही बात है। तो ब्रिटेन से हमें क्या करना पड़ता था? ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती थी। मतलब वो रॉ मटेरियल हमारा लेकर जा रहे हैं और बदले में हमें ही वो क्या करते थे, वहां के बने हुए प्रोडक्ट्स जो है वो देकर जाते थे। और कहानी ये थी, हमने इससे पहले स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज जो है और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने एक और चीज देखी थी कि फॉरेनर जो है, ठीक है, मतलब ब्रिटेन के लोग जो है वो क्या करते थे, इंडिया जो है वहां से फ्री में मटेरियल ले जाते थे और यहीं पर लाके बेचते थे। और मशीन मेड गुड्स जो है वो लो प्राइस के होते थे। किसके कंपैरिजन में? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो बना रही थी उसके कंपैरिजन में ये लो प्राइस होते थे मशीन वाले, तो लोग इनको प्रेफर करने लग गए। टेस्ट चेंज कर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने लगा लोगों का, इसलिए लोग शिफ्ट होने लग गए। तो ये सभी कारण रहे कि इंडिया में जो है, इंडिया खुद के गुड्स प्रोड्यूस करने की जगह इंपोर्ट करने लगा। तो इंडिया एक ऐसा देश बन गया जहां से फ्री में रॉ मटेरियल जा रहा था और वहां से जो गुड्स आ रहे थे वो हमें खरीदने पड़ रहे थे, ठीक है। ये वाली जो है कहानी चल रही थी भारत में। बहुत लंबे समय तक इसी तरह से जो है काम होता गया। और आप समझ लीजिए कि यहाँ के लोग जो है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। इन सभी चीजों का प्रोडक्शन होने के बाद फ्री में इनको ले जाया जा रहा है यहाँ से, और जो हमें मिल रहा है बाद में उसका पैसा भी हमसे ही लिया जा रहा है। मतलब मेहनत भी हम करें, पैसा भी हम ही दें। बहुत एक कठिन स्थिति जो है भारत को देखनी पड़ रही थी उन दिनों। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो क्या कहानी है, देखिए, पहला पॉइंट अभी हमने देखा ही है, और भी पॉइंट है यहाँ पर, मोनोपोली कंट्रोल। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट भी कहते हैं उसको, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो मेंटेन, मतलब मोनोपोली समझते हैं, एक अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार, या एक, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पूरी उस अकेली गवर्नमेंट का अधिकार था, ठीक है, सिंगल कंट्रोल, ठीक है, आप इस तरह समझो। तो वो आपका क्या है? मोनोपोली। तो पूरा ब्रिटिशर्स जो है उनने संभाल रखा था इंडिया का सब, ठीक है, उनका ही कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट और जितना इंपोर्ट हो रहा था उस सभी पर, ठीक है। जितनी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, वहां पर पूरा कंट्रोल किसका था? वहां पर पूरा कंट्रोल था एक्सपोर्टर्स का और इंपोर्टर का। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था।
पूरा मेंटेन वही कर रहे थे, पूरी मोनोपोली उनके हाथ में थी। वही देखेंगे किस तक जाएगा, मतलब वो खुद अपने देश ले जा रहे हैं और कहीं और जा रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो वो सब चीजों पे ध्यान उन्हीं का होता था, वही नजर रख। आगे देखो, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड was restricted to Britain, मतलब मोर देन 50% ट्रेड जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया जो है किसके साथ करता था, ब्रिटिशर जो थे, ठीक है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ करता था, वहां के लोगों के साथ, एंड द रेस्ट was with other countries like China, श्रीलंका, ईरान एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब मोर देन 50%, मोर देन 50%, लगभग 50% से ज्यादा ट्रेड जो है हम ब्रिटेन से कर रहे थे, और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत बचा था, कुछ चाइना से, कुछ श्रीलंका से, कुछ ईरान से, हम जो है ट्रेड किया करते थे, बाकी की चीजें जो उनसे खरीदने बेचने का काम हम करते थे, है ना। वो भी सब चीजें किसके नजर में हुआ करती थी, वहां जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो इंडिया में पूरा कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसकी नजरों के सामने सब होता था, ठीक है। मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब जितना भी फायदा होता था, जितना भी फायदा होता था उसका मिसयूज करते थे, ठीक है। जैसे इंडिया फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब क्या बच्चे, सरप्लस क्या है, मतलब समझते हो क्या, मैं बता देता हूँ आपको। ये डिफरेंस होता है किसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस जो है उसे सरप्लस कहते हैं। सर मतलब क्या है, मतलब आपने 100 रुपए की चीज बेची और आपने 80 की खरीदी, तो 20 रुपए का फायदा है, मतलब क्या सर इसका, एक्सपोर्ट किया हमने 100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया बाहर के देशों में, मतलब सामान बेचा तो 100 करोड़ हमें मिले, और हमने 80 करोड़ जो है, हमारे को कुछ चीजें चाहिए थे, हमने बाहर के देशों से खरीदा, मान लो जापान से हमने, जापान से हमने ये मान लीजिए वहां पे हमें 100 करोड़ रुपए मिला, क्योंकि हमने उनको मान लो वीट जो है वो सेल किया, हमने वीट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, जापान को हमने 100 करोड़ का वीट बेचा तो 100 करोड़ आए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लो हमने किसी से, जर्मनी से ट्रेन की टेक्नोलॉजी परचेज की 80 करोड़ रुपए में, तो देखो 100 करोड़ आए हमारे पास और 80 करोड़ गए, तो 20 करोड़ का डिफरेंस देखोगे तो फायदा है, तो ये सरप्लस होता है, ठीक है, इस तरह से ये सरप्लस है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मिसयूज जितना, क्योंकि इंडिया जो है इंपोर्ट कम करता था, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता था, इंडिया में बहुत कुछ चीजें थी प्रोड्यूस करने के लिए, तो बड़े स्केल में प्रोड्यूस करता था, ठीक है। डिफरेंस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या, सरप्लस, ठीक है। तो जितना फायदा होता था ना उसका मिसयूज करते थे कौन, ब्रिटिशर्स, जो गवर्नमेंट यहाँ पर थी। सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है बहुत कम होने लगी थी हमारे यहाँ, क्यों, क्योंकि हम ज्यादातर बेचने लगे थे, जितना होता था गवर्नमेंट क्या करती थी, पूरा बेच देती थी, अपने कंट्री में अवेलेबल ही नहीं होता था, अपने लोगों की जरूरत पूरा करने लायक हम बचाते ही नहीं थे। मान लो हमें 100 लीटर ऑयल चाहिए, तो वो क्या करते थे, टोटल प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 800 लीटर, वो 780 लीटर तक पूरा गवर्नमेंट बेच देगी, 20-30 लीटर बच रहा था, उससे हमारे लोगों की जरूरत 100 लीटर है, वो पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जितना ज्यादा होता था उतना बेच देती थी, क्योंकि उसे तो फायदा कमाना था बस, ठीक है। तो अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट as there were exported as these were exported, मतलब समझ रहे हो, scarcity जहां बात कर रहे हैं हम कभी पड़ने लगी, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट अपनी कंट्री में, these export surplus did not result in any flow of gold silver into India, मतलब जितनी चीजें हम बेच रहे थे ना उससे कुछ ना कुछ आ रहा होगा, लेकिन इंडिया तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। इंडिया में जो गवर्नमेंट बैठी थी ना, ठीक है, ब्रिटिशर्स की, वो गवर्नमेंट जो है वो पूरा हजम कर जा रही थी, ठीक है, कुछ भी सोना पैसा जो भी आ रहा था वो इंडिया तक कुछ नहीं पहुंच रहा था, मटेरियल जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, लेकिन इंडिया तक कुछ नहीं आ रहा था, बीच में यहाँ जो गवर्नमेंट है वो समाप्त कर रही थी सब चीजें। होप ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, मुझे एक पॉइंट जो है मनी एंड बैंकिंग का एक याद आ गया यहाँ पर, तो अभी यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी दिमाग में आया जस्ट इसको पढ़ते पढ़ते, हमने वहां पे पढ़ा था या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान आ गया तो मैं आप लोगों को इंडिकेट कर देता हूँ, है ना, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आरबीआई का जो एक और फंक्शन है, ठीक है, हमने जब पढ़ा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैंने मेंशन किया था या नहीं, इसलिए अभी बता रहा हूँ। जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, और इंडिया में सीन क्या है, मान लो आरबीआई काम कर रही है, तो इंडिया में देखो, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, लेकिन जब हमें बाहर के देशों से मान लो अमेरिका से कुछ खरीदना है तो हम रुपए थोड़ी देंगे, उनको डॉलर देंगे,
तो डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है। यान होता है, अलग अलग करेंसीज होती है, पाउंड होती है, कैनेडियन डॉलर अलग होता है, तो बहुत सारी और करेंसीज जो है देश में, मतलब दुनिया में आपको देखने मिल जाएंगी। बहुत सारी करेंसीज है, हर देश की अपनी करेंसी है, ठीक है, हर देश की अपनी करेंसी है। तो इंडिया में जो आरबीआई है वो क्या करता है, बाकी देशों के जो रुपए है, ठीक है, डॉलर का भी कुछ थोड़ा सा कुछ डॉलर अपने पास रखा है, कुछ पाउंड अपने पास रखता है, कुछ कैनेडियन डॉलर हो गया, कुछ यान हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। अलग अलग देशों की करेंसी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आरबीआई के पास होता है, ठीक है, डॉलर के फॉर्म में। तो आरबीआई क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज का जो पैसा है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं अपन, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज की जो करेंसी है ना, वो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका रिजर्व मेंटेन करता है। इंडिया के पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, मतलब यहाँ पर डॉलर रखा है, मतलब अमेरिका से कुछ खरीदना, मान लो, ठीक है, यूएई से कुछ खरीदना, तेल खरीदना है यूएई से, ठीक है, अपन ने वहां से तेल खरीदना है ना, पेट्रोलियम, तो अपन क्या करेंगे, उनके यहाँ जो करेंसी है वो उसका स्टॉक होगा अपने पास। अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो डॉलर है अपने पास, तो अपन डॉलर दे देंगे इनको, है ना, आरबीआई के पास रखा होगा, अपन रुपए देंगे उनको, रुपए से एक्सचेंज करा लेंगे, ठीक है, या गवर्नमेंट जब पे कर रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको डॉलर में पे करेगी। तो डॉलर रखा होना चाहिए ना अपनी कंट्री में, कुछ अपने कंट्री में कोई अथॉरिटी जिसके पास होना चाहिए, ठीक है, और किसी के पास नहीं हो सकता, सिर्फ आरबीआई के पास होगा। तो कहानी क्या है, पॉइंट क्या सीखा हमने, कि आरबीआई का एक फंक्शन ये भी है कि आरबीआई जो है वो मेंटेन करती है क्या, फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कहानी है, मतलब ये पॉइंट दिमाग में आ गया तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। हाँ, तो वो होप वो रिजर्व वाला पॉइंट जो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्लियर होगा। यहाँ पर इस तरह से जो है मिसयूज कर रहे थे, एक्सपोर्ट जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसका जो सरप्लस था वो इंडिया को नहीं मिल रहा था, ब्रिटिशर्स जो है उसको अपने एंड तक रख रहे थे, तो पूरा जो सरप्लस है उसका मिसयूज बड़े स्केल पर जो है गवर्नमेंट कर रही थी। मतलब यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन यहाँ से लूटने के लिए बहुत कुछ था। तो इस तरह से बहुत गलत स्केल पे जो है कंट्री में काम हो रहा था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशंस जो है उसमें हम बात करते हैं कि देश की स्थिति, हालत कैसी थी, देश में लोगों का जो है एवरेज लाइफ कितनी थी, लोग कितना जीते थे, कितना मरते थे, कितना स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थी, कितनी पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं थी, ये सब चीजें जो है हम डेमोग्राफिक कंडीशंस के अंदर में बात करते हैं। देखिए, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, मतलब इंडिया में उस समय की बात अगर करें हम, तो डेथ और बर्थ रेट कितना हुआ करता था, और अभी के बारे में अगर हम देखें तो, है ना, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ईयर। हाई डेथ रेट होता था और हाई बर्थ रेट होता था, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग पैदा होते थे और बहुत ज्यादा लोग मरते थे, ठीक है। ये जो है कहानी होती थी पहले, डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था, दोनों हाई थे, ठीक है। अब कहानी क्या है कि कितने लोग 1000 में वॉज नियरली 48 पर 1000, ठीक है, कितने लोग जो है जिया मरा करते थे, 48, ठीक है, 48 पर 1000, 100 में से, मतलब 1000 में से 48, ठीक है। और अब देखो 19, 2010 के 2017 के आंकड़े बताते हैं कि 2017 के हिसाब से 10,000 पे सिर्फ 19 लोग। तो डेथ जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई है, डेथ रेट जो है वो कम हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव कर ली है, पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन बढ़ने का एक और बड़ा कारण है, डेथ रेट कम हो गया है, लोग मर कम रहे हैं और जितने पैदा होने उतने हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन अपने आप में बढ़ती जा रही है। पहले क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, जितने पैदा होते उतने मर भी जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाता था। हर चीज का फायदा है, नुकसान भी है, ठीक है, ठीक है। बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो कितना था, है ना, मतलब 10,000 में 48 बच्चे थे पहले, ठीक है, 10,000 पे 48 बच्चे, ठीक है, और अब देखो 1,000 पे 19 बच्चे, ठीक है, इतने पैदा हो रहे हैं। ये बर्थ रेट है, ठीक है, ये करंट का है, और ये जो है 48 वाला ये पुराना है। और अगर हम डेथ रेट की बात करें तो 40 पर 1000 डेथ रेट पहले हुआ करता था, और अभी 7.3 समथिंग, 7.3 और 7.5 समथिंग पर 1000 जो है ये डेथ रेट है,
मतलब क्या है, पहले 1000 में से 40 लोग मरते थे, अब 1000 में से 7 या 8 लोग मर रहे हैं। तो डेथ रेट बहुत कम हो गया। मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव कर ली इंडिया ने, ठीक है, काफी कर लिया है, पहले के कंपैरिजन में काफी कर लिया, ठीक है। तो बर्थ रेट जो है यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये कहानी समझना जरूरी है आपको, है ना, कि बर्थ रेट जो है उस वो अगर आप देखो 48 से 19 हुआ है पर 1000, ठीक है, और ये 40 से 7.3 अराउंड पहुंच गया पर 1000। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट को आप देखो, पहले के मुकाबले लोग मर बहुत कम रहे हैं, पैदा भी कम हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं, ठीक है, ये वाला सिनेरियो है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखा है नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। कोई बच्चा जो पैदा हुआ और उसकी उम्र 1 साल होने से पहले अगर वो मर गया तो उसको कहते हैं इन्फेंट, मतलब समझ रहे हो, जो छोटा बच्चा होता है। और मोर्टेलिटी रेट मतलब कि अगर वो 1 साल का होने से पहले मर जाए तो कितना परसेंट है, रेट में बात कर रहे हैं, तो कितने लोग हैं ऐसे, ठीक है, पर 1000 में काउंट करें तो। पहले क्या होता था, 1000 बच्चे पैदा होते थे अगर, तो उसमें से लगभग 218 बच्चे मर जाते थे, 1 साल के नहीं हो पाते थे, ठीक है। ये सब बड़ी समस्या होती थी, है ना। लेकिन आज के टाइम में देखो 1000 में से 37 बच्चे ऐसे हैं जो मरते हैं सिर्फ 1 साल के होने से पहले, ठीक है। ये 2015-17 के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फैक्ट्स, ठीक है, जो वैल्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। मतलब समझ पा रहे हो कि कितना इंप्रूव कर लिया इंडिया ने, कि पर 1000 में पहले 218 हुआ करते थे, अब देखो 37 अराउंड है पर 1000 में। कितना इंप्रूव कर लिया इंडिया ने, कि अब लोग मर कम रहे हैं। देखो ये बच्चे यहाँ पर जो पहले 1 साल के होने से पहले मर जाते थे, अब वो बच्चे जो है बहुत कम रेशियो रह गया पहले के कंपैरिजन में। इंडिया इतना इंप्रूव कर पाया तो उसके पीछे रीजन यही था कि मेडिकल फैसिलिटीज अभी थोड़ा सा इंप्रूव हो गए हैं, तो इस सब चीजों के कारण पहले के कंपैरिजन में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इंप्रूव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ठीक है। मतलब इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स को लिखा, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, एक ही बात है तो कैसे भी, ठीक, कितने लोग, अपन को इतना मतलब है। कैपेबल, देखो ग्रामर का इतना टेंशन मत लो बिजनेस और इकोनॉमिक्स में मतलब है आप जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए बस। कैपेबल टू रीड एंड राइट अबव 7 years ऑफ एज। कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है और जो लिख पढ़ सकता है, मेरे कहने का क्या मतलब है, किसी की उम्र 7 साल से ज्यादा है और जिसको लिखना और पढ़ना आता है, तो मतलब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? लिटरेट कौन है? जो जिसके पास डिग्रियां हैं वो लिटरेट नहीं है। जो रीडिंग और राइटिंग जानता है, जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है, उसको आप लिटरेट कहते हो, ठीक है। तो लिटरेट लोगों की काउंटिंग अगर अपन करें तो उसमें इन लोगों को अपन गिन रहे हैं, किसको? जिसको बस पढ़ना मतलब रीडिंग और राइटिंग आती है, जो अपना नाम पता लिख सकते हैं ना, वो पढ़ा लिखा है भारत में, ठीक है। जिसको रीडिंग करना आती है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और इसकी उम्र 7 साल से ऊपर है, उसे अपन पढ़े लिखे की कैटेगरी में मान रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो द ओवरऑल लिटरेसी, मतलब ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है इंडिया में लेस देन 16%। मतलब समझ रहे हो, आजादी के दिनों के आसपास 16% के आसपास, मतलब अराउंड 16% ओनली, इतना लिटरेसी रेट हुआ करता था पूरे भारत देश में। लोग किसानी खेती करते थे, पढ़ते लिखते तो बहुत कम थे, ठीक है। लेकिन करंट में देखो ये 76 14-15 का, मैं आपको 2020 के आसपास के आंकड़े बताऊं 77.7%, है ना। 2011 का जो आंकड़ा है वो 74% ये था, ठीक है। ओवरऑल कंट्री जो है हमारी, ठीक है, पूरे भारत देश में 77.7% लिटरेसी रेट है, ठीक है, 77.7%। और ये जो 16% है ना, इसमें से 7% महिलाएं भी हुआ करती थी उस टाइम। मतलब 16 में से 7 गए तो कितने बचे? 9%। 7% फीमेल जो है वो पढ़ी लिखी थी उस समय और 9% मेल पढ़े लिखे थे उस समय, ठीक है। आजादी के दिनों के समय की बात कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर देखो तो 77.7% जो है लगभग
इतना लिटरेसी रेट है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट पता है क्या? 2011 के आंकड़ों के हिसाब से अगर अपन पढ़े तो केरला, 2020 के हिसाब से भी देखें तो केरला ही है, 2019-20 में त्रिपुरा शायद मुझे याद आ रहा है, शायद वो थोड़ा कुछ दिनों के लिए बीच में आया था, लेकिन केरला है सबसे आगे, ठीक है। फिलहाल अगर देखें 2020-21 की बात कर रहे हैं तो उसके बाद ठीक है दिल्ली है शायद, है ना, तो इस तरह से खैर वो सब चीजें इतना नहीं दिमाग लगानी, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे सर 76% या 77.7% ही एग्जाम में लिख के आना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अराउंड लिख दो 70, मोर देन 75%, वो स्टेटमेंट सही है अपने आप में, ठीक है। मोर देन 75% भी अपने आप में सही है, नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इतने आंकड़े हैं, इतने नंबर से आप कहाँ तक याद रखोगे। बस कोशिश करो जो आप लिख रहे हो ना उसके आसपास, जैसे 74% लिखा है तो 2011 लिख दो उसके साथ में, सामने वाले को पता है कि आप कब का फिगर लिख रहे हो, ठीक है। 76 लिख रहे हो तो लिख दो 2015-16, ठीक है। 77.7 लिख रहे हो तो उसके आगे लिख दो 2020। ये कोशिश करोगे आप जब का डाटा लिख रहे हो उसके साथ अगर ईयर मेंशन कर दिया तो फिर सामने वाले को बहुत इजी रहेगा, नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो लिटरेसी रेट जिसके बारे में हमने समझा, ठीक है। तो भारत देश में जो लोग लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको अगर देखा जाए तो 75% से ज्यादा की आबादी जो है भारत में आज के देश में, आज के समय में पढ़ी लिखी, अभी भी बहुत पीछे अपन, ठीक है। 23 से 24% लोग भारत में अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, मतलब समझ रहे हो कितना कठिन है, और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें कर रहे हैं। तो खैर अब ये सब चीजें आगे की बातें छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लगभग उम्र क्या होती थी लोगों की जीने की, ठीक है, लगभग लोग पहले के समय में कितना जिया करते थे, ठीक है। इट रेफर्स टू एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, इट वाज 44 इयर्स, ठीक है। मतलब सोच रहे उस समय लगभग लोग 40-45 साल जिया करते थे बस। आज के टाइम में लोग देखो लगभग लोग 65-70 साल के आसपास जीते हैं आज के टाइम में, ठीक है। उस समय एवरेज लाइफ लोगों की कितनी होती थी? 40 to 45, ठीक है। आज एवरेज लाइफ जो है लोगों की है 65 से 70, लगभग इतना हर कोई जीता, पहले सिर्फ लोग इतना जिया करते थे। क्यों? मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम थी, सुविधाएं नहीं थी हमारे पास, ठीक है, अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो लोग बहुत ज्यादा नहीं जिया करते थे उस समय, ठीक है। अब देखो इसमें आपको लग रहा होगा पहले के समय में लोग तो बहुत ज्यादा जिया करते थे, सर आप तो बता रहे हो कम जीते, नहीं बच्चे, यहाँ एवरेज लाइफ की बात की जा रही है। एवरेज लाइफ मतलब 100, मतलब एग्जांपल 1000 लोग है, 1000 लोगों की लाइफ की बात करें अगर, कौन कितना जिया, कोई 20 साल जिया, कोई 30 जिया, कोई 40, कोई 100, ठीक है, कोई 45, है ना। सबकी एज का एवरेज निकालते थे अपन। एवरेज कैसे निकालते हैं? मीन जो होता है ना, एवरेज निकालते थे, ठीक है। तो एवरेज जब निकाला ज्यादातर लोगों का, ठीक है, तो ये एवरेज लाइफ होती थी लगभग, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब इतना ही जीते थे, ठीक है, कुछ इससे कम भी जीते थे, कुछ इससे बहुत ज्यादा भी जीते थे, ठीक है। तो ये एवरेज लाइफ होती थी। आज के टाइम में भी देखो 67 एवरेज है, इससे कम भी जीते हैं लोग, इससे ज्यादा भी जीते हैं, ठीक है। उसको ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ 45-40 के आसपास जीते थे, नहीं, लोग 80-100 साल के भी हुआ करते थे पहले। बस कहानी क्या थी कि कुछ लोग होते थे, हर कोई 100 का नहीं होता था, कुछ 20 में ही चल देते थे, कोई 30 में चल देते थे, कोई 60 में चल देता था। तो एवरेज जो है निकाला गया तो लगभग 44 आया, मतलब पहले जितनी उम्र होती थी अब लोगों की उम्र उसके हिसाब से पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है, बस इतना समझना है इस पॉइंट पर। पुअर स्टेटस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्या है कि हमारे पास उस समय की बात करें, देखो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर अनअवेलेबल और वेरी पुअर एंड ब्रिटिश रूल स्पेंड वेरी लिटिल ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब भारत देश में फैसिलिटीज जो है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है, हेल्थ फैसिलिटीज जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स बहुत मतलब ना के बराबर पैसा लगा रहे थे, बिल्कुल मतलब समझ रहे हो ना के बराबर पैसा लगा रहे थे, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज पे। इससे लोग इम्प्रूव तो क्या ही करेंगे, समझ रहे हो। तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था उस चीज से, और उसी तरह से काम चल रहा था, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास कुछ, ठीक है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी उन दिनों हमारे पास, तो जैसा था काम हम चला रहे थे, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा पुअर थी, ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रखना। और ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी उनका कोई इंटेंशन नहीं था कभी कि वो अपना खर्चा करें कुछ भी, यहाँ के जो लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे थे, आप देखो तो, ठीक है, तो मजबूरन करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में उन्हें कोई लेना देना नहीं थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। यहाँ की किसी मतलब एग्रीकल्चर से उन्हें फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर पे समझ रहे हो सिर्फ फायदे की कोशिश थी,
उसको इम्प्रूव करने के लिए कभी नहीं सोचा उन्होंने। जितना मिल रहा है ना, एक तरह से चोर आदमी क्या करता है, जो मिल रहा है उसको लूट लो, बस वो यही कर रहे थे और यही किया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑक्यूपेशनल व्यवसायिक ढांचा। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब व्यवसायिक ढांचा। कितना परसेंट, देखो सिंपल सी बात समझना, 3 सेक्टर होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, आप समझते हो, ठीक है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, और एक टर्शियरी सेक्टर होता है। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर जो है, टर्शियरी सेक्टर होता है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये बातें आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो देख लो। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, कि कितने लोग जो है भारत में एग्रीकल्चर पर निर्भर होते हैं, ठीक है, या उस समय हुआ करते थे। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज मतलब कितने परसेंट लोग जो है वो कहीं नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग होते थे। सर्विस सेक्टर में मतलब लोग कितने परसेंट है जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, ठीक है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री वगैरह में नौकरी करना, और यहाँ पर क्या है, या इंडस्ट्रीज में काम करना खुद की या किसी और की। सर्विस सेक्टर में क्या है, सरकारी नौकरियां, ठीक है, बैंक में काम करना। तो ये सब चीजें जो है वो सर्विस सेक्टर में आ रहा है। कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में थे, कितने परसेंट मैन्युफैक्चरिंग में, कितने सर्विस में। ये जो है, ये तीनों के बारे में हम कितना कितना परसेंट लोग किस किस में काम कर रहे थे, ये हम ऑक्यूपेशनल व्यवसायिक ढांचे के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उस समय क्या हुआ करता था, तो देखो, ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसमें काम करते थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, सबसे ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे थे, ठीक है, which usually remained at high of 70 to 75%, while the manufacturing and service sector accounted for 10% and 15 to 20% respectively। मतलब देखो 75% लोग जो है वो किसमें काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। 10% लोग जो है वो किसमें काम कर रहे थे, अपना आपका सेकंड जो था आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, और बचे कितने, ये हो गया 85, 15% के आसपास, ठीक है, 7, 8, 9 और 10, हाँ ठीक है। तो ये लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे, इतने। आप देखो भारत का 3/4 हिस्सा, ठीक है, इतने लोग एग्रीकल्चर में घुसे पड़े थे। जितनों की जरूरत नहीं भी है ना, उतना उससे ज्यादा लोग वहां देख, मतलब ये देख रहे हो, ये खेत है, मान लो इस खेत में काम करने के लिए 10 लोग चाहिए, तो परिवार के और भी लोग जो बैठे घर पे, वो भी मतलब 13 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो 3 लोग जरूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर सकते उतनी जगह में, तो 3 लोग फालतू में वहां लगे हैं, कुछ काम नहीं है तो। ठीक है, ये एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है उन 3 लोगों का, हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, ये एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, खैर छोड़ो। मतलब यहाँ हमें सिर्फ ये समझना था कि तीनों सेक्टर में किसमें कितने कितने परसेंट लोग काम कर रहे थे उस समय, इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक और टॉपिक मतलब इसी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है रीजनल वेरिएशन। ठीक है, रीजनल वेरिएशन मतलब देश का कोई हिस्सा तो ऐसा था जो बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, उन्नति पे था, तरक्की कर रहा था, डेवलप हो रहा था, और कोई ऐसा हिस्सा है जो बहुत कम, मतलब आज के समय की बात करें आप तो आज भी देख लो देश के कई सारे हिस्से जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और कई हिस्से देख लो जहाँ हालत बहुत गंभीर है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अ मेजर सेक्टर, मतलब ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि शेयर ऑफ वर्कफोर्स जो है बहुत ज्यादा लगा हुआ था उसमें, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इन इट, तो वो सब बातें। स्टिल देयर वर रीजनल वेरिएशंस, फिर भी रीजनल वेरिएशंस थे, कुछ क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे थे, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जैसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का एक जो हिस्सा है पूरा, उसमें क्या क्या आता था देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरला, कर्नाटक, ये साउथ वाला जितना पार्ट है ना, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था, इस पूरे को, ठीक है, ये मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, फिर आ गया बॉम्बे, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सब जो है, यहाँ पर वर्कफोर्स कम थी, मतलब ये जो है ना साउथ वाला पार्ट, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग काम करते थे। ठीक है, ये पूरा मद्रास वाला जो पोर्शन था ना, वहाँ एग्रीकल्चर का बहुत काम होता था। लेकिन बॉम्बे, वेस्ट बंगाल,
विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर में कम काम करते थे और वो इंक्रीज, मतलब वो कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज्यादा काम करते थे। ठीक है, ठीक है। साउथ के उस समय की बात की जा रही है, अभी के टाइम में तो देखो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में हैं, काफी सारे लोग हैं इस साउथ वाले पोर्शन में। ठीक है, एमपी में देखो आप, ठीक है, हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, यूपी में देख लो, इन जगहों पे जो है अभी भी एग्रीकल्चर में काफी जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है, साउथ का भी ये काफी पोर्शन है। लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम, तो मद्रास जो है, देखिए यहाँ ये पूरा पोर्शन बॉम्बे और वेस्ट बंगाल, इस पूरे में लोग क्या कर रहे थे, वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के कहाँ जा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होने लगे। ठीक है, चेन्नई को देखो आज, ठीक है, बेंगलोर को देखो, ये उसी साइड का पार्ट है, बॉम्बे को देखो पूरा। ठीक है, हालांकि वेस्ट बंगाल तो वापस वहीं आ गया जहां था, वो उसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये पूरा पोर्शन देखो आप, चेन्नई, ठीक है, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, सॉरी ये आपका बंगाल नहीं, बेंगलोर। ठीक है, ये पूरा देखो हिस्सा, ये पूरा आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, मतलब आईटी, पूरा आईटी का हब है यार बेंगलोर तो। ठीक है, मतलब समझ लो सर्विस सेक्टर है पूरा वो तो। बॉम्बे देख लो, इंडस्ट्री है पूरा, ठीक है, एंटरटेनमेंट की, तो वो पूरा सर्विस सेक्टर पे। चेन्नई देख लो, वहां भी आपका साउथ की मूवीज और इन सबका सीन है, तो ये पूरा सर्विस सेक्टर पे है। वहाँ आसपास के जो और क्षेत्र है, वहाँ के गांव जो है और जो जगह है, वहाँ अभी भी ठीक है एग्रीकल्चर है, लेकिन ज्यादा वहाँ देखो तो आप सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ। ठीक है, ये सब चीजें हैं, समझ रहे हो। लेकिन नॉर्थ वाला जो बेल्ट है अपना, ठीक है, इस पूरे में देखोगे तो कहानी क्या है, अभी भी लोग एग्रीकल्चर में है ना। उस पोर्शन से देखो, क्योंकि उस समय से हटना शुरू हो गए लोग, तो आज के टाइम में उधर देखो, इंडिया में देखोगे मतलब नॉर्थ वाले बेल्ट में तो दिल्ली वाला पोर्शन है अपना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर लोग, इसके अलावा कहीं नहीं है इतना जहाँ दिल्ली में है। ठीक है, सर्विस वाला पोर्शन और कहीं नहीं है, गुड़गांव दिल्ली है जो नोएडा पूरा लग रहा है अपना। ठीक है, और कहीं नहीं है, बाकी सब जगह एग्रीकल्चर जितना है लगभग उतना ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस है। तो इस तरह से उस समय जो है काम किया जाता था, है ना। तो खैर इतनी सारी बातें हैं, समझने वाली बात क्या है, रीजनल वेरिएशन में के लगभग ज्यादातर 75% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में थे। मद्रास प्रेसिडेंसी वाला पूरा पार्ट जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक आता है आपका, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, ये सब लोग एग्रीकल्चर से हटके बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में जा रहे थे उस टाइम। इतनी बातें जो आपको समझनी है, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने क्या क्या देखा, देखो प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा जिसमें एग्रीकल्चर है, ठीक है, फिशिंग है, ठीक है, मछली पालन है, ठीक है, ये सब काफी चीजें आप समझते हैं, ये सब चीजें इसमें आती है ना। तो उसमें 70 to 75% लोग थे। मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज है जो काम कर रही है, जो इंडस्ट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, उसमें लगभग 10% लोग इन्वॉल्व है। और जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या कर रहे हैं लोग, आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजें जो है, ठीक है, जहां पर सिर्फ सर्विस के लिए काम किया जा रहा है, तो उसमें लगभग 15 से 20% लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। ये बात इसमें समझना थी। और बाकी इसमें हमने क्या देखा कि इतना ये जो पोर्शन है पूरा, है ना, वो शिफ्ट हो रहा था कहाँ पर, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर से हटके। बस इतनी सी बात इस टॉपिक में हमें समझना था। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना क्लियर है बच्चे, आज के लिए इतना रिवाइज करें, है ना। ओके।